Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is recombinant DNA technology. पिछली वीडियो में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को देखा था। इसके अलावा हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स को देखा था। इसके अलावा हमने डायग्रामेटिकली उसको अंडरस्टैंड किया था डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को। बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो मेनली यूज़ की जाती है ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज करने के लिए। अब फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप बेसिकली फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है ऑर्गेनिज्म की। तो ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं चेंज करने के लिए फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन जेनेटिकली आल्टर वेक्टर। जब जेनेटिकली आल्टर्ड या मॉडिफाइड वेक्टर को इंट्रोड्यूस या इंटीग्रेट करवाया जाता है उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर। तो ये बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन थी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है ना, वो जीन थेरेपी में होता है। जीन थेरेपी इट इज़ यूज एज एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट्स विच गिव राइज टू हेरिडिटी डिजीज़। बेसिकली जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, ये जीन थेरेपी में यूज़ होती है। अब ये किस वजह से, ये क्यों वहाँ पे यूज़ होती है? क्योंकि ये जीन डिफेक्ट्स को करेक्ट करती है। अगर जीन के सीक्वेंस में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये उस चीज़ को करेक्ट करेगी, क्योंकि बाद में वो जो जीन डिफेक्ट्स होते हैं ना, वो हेरिडिटी डिजीज़ काज करते हैं। इसलिए उन सब से बचने के लिए ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन थेरेपी में यूज़ की जाती है ताकि जीन डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जा सके। अगर हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन देखें तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स सच एज टोमेटोज, गोल्डन राइस रिच इन प्रोटीन एंड कॉटन टू प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट बॉलवर्म्स एंड ए लॉट मोर। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में वाइडली यूज़ होती है। इसमें एग्रीकल्चर में इसका क्या मेन रोल है ना, कि ये प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस जो प्लांट की स्पीशीज़ है ना, उनको प्रोड्यूस करती है। पेस्ट उन पे इजीली अटैक नहीं कर सकते, जैसे कि टोमेटोस हो गए, गोल्डन राइस रिच इन प्रोटीन। तो ये ऐसी स्पीशीज़ करती है जो कि स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करती है जो पेस्ट रेजिस्टेंस होती है। तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन थी। अब अगर हम तीसरी एप्लीकेशन की बात करें इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, तो अगर हम बात करें ना इसकी मेडिसिन में, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंसुलिन है ना, वो ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होती है। तो जिस पर्सन में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है ना, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन की जाती है और उसकी डेफिशिएंसी को फुलफ़िल किया जाता है। सो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन थी। द फर्स्ट वन इज़ जीन थेरेपी में यूज़ होती है, दूसरी एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, और तीसरी ये मेडिसिन में यूज़ होती है इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर दोज इन विच डीएनए फ्रॉम डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म इज इंसर्टेड। बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो डीएनए होता है ना, वो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का हम इंसर्ट करते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म का हम चाह रहे होते हैं ना, उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए हम उस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म में हम डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का डीएनए सर्च करेंगे उसका बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दीज आर आल्सो नोन एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वन आर मोर जीन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म आर इंसर्टेड इनटू द डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जीन जो होती है ना ऑर्गेनिज्म से, वो इंसर्ट की जाती है इनटू डीएनए। दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एक ऑर्गेनिज्म की एक या एक से ज़्यादा जीन को इंसर्ट किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में, इस टेक्निक में। नेक्स्ट अगर हम देखें जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू टारगेट ऑर्गेनिज्म। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं?
तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म में। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या? हमारी डिज़ायर्ड जीन, जो जीन हम चाह रहे होते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि इस एनिमल में ये हेयर कलर शो हो, तो वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। हम ऐसी जीन अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब हम उनमें डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं। और किस में इंसर्ट करते हैं? अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म में। जिस ऑर्गेनिज्म में हम वो डिज़ायर्ड जीन देखना चाह रहे हैं, हम उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल का। पिग्स, चिकन, काउ, फिश एंड मस्कीटोज आर सम ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट। तो ये सारे एनिमल्स हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। इन दिस एनिमल द एम्ब्रियो इज़ जेनेटिकली आल्टर्ड बाय द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन एनिमल में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है ना, वो जेनेटिकली आल्टर्ड होता है। अब वो कैसे उसको आल्टर्ड करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं? बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या करते हैं कि उनके एम्ब्रियो में हम अपनी डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट उसका हमें क्या फ़ायदा होता है कि एनिमल प्रोड्यूस करते हैं मोर मिल्क को, इसके अलावा मीट को प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा, मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और वो एनिमल जो होते हैं ना, वो डिजीज़ वगैरह से प्रिवेंट रहते हैं। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अगर हम देखें एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। एथिकल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोसिस्टम कुड हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं, जब हम उनको इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कुछ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हमारे सामने शो होते हैं। क्लेमिंग द पेटेंट राइट इज़ एन अदर प्रॉब्लम डैट हैज़ क्रॉप्ड अप फॉर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो क्लेमिंग अ पेटेंट राइट को क्लेम करना एक प्रॉब्लम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो बेसिकली ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि पेटेंट राइट को क्लेम करना इनके लिए एक प्रॉब्लम होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, अब ये इसमें क्या है कि मतलब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये क्यों क्रिएट होते हैं? ये जो मैनकाइंड की फूड की मेडिसिनल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे, लेकिन पेटेंट राइट को क्लेम करना उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम आगे नेक्स्ट देखें तो 27 वैरायटीज़ ऑफ बासमतीज़ आर कल्टिवेटेड इन इंडिया। 27 वैरायटीज़ जो थी बासमती के, वो इंडिया में कल्टिवेट थी। दिस वैरायटी इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फ्लेवर एंड लॉन्ग ग्रेन, और वो वैरायटी अपने यूनिक फ्लेवर और लॉन्ग ग्रेन की वजह से जानी जाती है। एन अमेरिकन कंपनी क्रॉस ब्रेड देयर सेमी ड्वार्फ वैरायटी विद एन इंडियन बासमती एंड क्लेम इट टू बी अ न्यू वैरायटी। अब अमेरिकन कंपनी ने क्या किया कि क्रॉस ब्रेड करवाया है, जो इंडिया की बासमती वैरायटीज़ थी उसका वो क्रॉस करवाया है उसके सेमी ड्वार्फ वैराइटीज़ के साथ अमेरिकन कंपनी में। तो एज अ रिज़ल्ट उन्होंने एक न्यू वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई है। अब उन्होंने बोला कि अब उन्होंने जब क्रॉस ब्रेड करवाया ना बासमती वैरायटी का, जो कि इंडिया की थी, और सेमी ड्वार्फ वैरायटी उनकी अपनी थी, इन दोनों को मिला के उन्होंने एक न्यू वैरायटी बनाई है। अब उस कंपनी को क्या हुआ ना कि द कंपनी गॉट पेटेंट राइट फॉर न्यू वैरायटी। अब उसको पेटेंट राइट भी मिल गया उस न्यू वैरायटी के लिए, लेकिन उस कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी जिसने क्रॉस ब्रेड करवाया था इंडिया की कंपनी को लेके, बासमती वैरायटीज़ को लेके, द कंपनी इवन गॉट पेटेंट राइट फॉर न्यू वैरायटी विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन टू द रिस्पेक्टिव कंट्री आर द फार्मर्स। लेकिन उसने जिस कंट्री, जो कि इंडिया के, उसने जो बासमती वैराइटीज़ को यूज़ किया उसको कोई उन्होंने कंपनसेट नहीं किया, उसके साथ कोई उन्होंने चीज़ें शेयर नहीं की, उन्होंने सारे का सारा क्रेडिट खुद लिया है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज बायोपायरेसी। दिस वुड स्वीयरली अफेक्ट, और ये चीज़ स्वीयरली अफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंसर्न एरिया। एक तो ये कि वो बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंसर्न एरिया को अफेक्ट करती है, एंड हार्म इंडिजिनस लाइवलीहुड, और इसके अलावा ये नुकसानदेह भी होती है। इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी जो होती है कंसर्न एरिया, उसको भी ये अफेक्ट करती है। तो ये था जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो रिमेनिंग पार्ट था वो यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका पार्ट 1 भी अपलोड हुआ है और ये इसका पार्ट 1 था। सो डैट वाज ऑल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच।
Please like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.